माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 फ्री यूट्यूब क्लास। तो मैथ सैलरी स्टैट्स पढ़ाता हूं मैं। मेरा नाम है प्रणव और अभी मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो मैथमेटिक्स वाले पार्ट में हमको चैप्टर नंबर 7 मिलेगा स्टडी मटेरियल में, जिसका नाम है सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो ये पूरा चैप्टर हम लोग करने वाले हैं सर फ्री ऑन यूट्यूब। यस, यू हर्ड राइट, फ्री ऑन यूट्यूब। बस आप सेव द टाइम, 8 PM आपको इस चैनल पर डेली आ जाना है। फ्रॉम टुडे आने वाले कुछ दिनों में ये चैप्टर आपका पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, ओनली एंड ओनली ऑन यूट्यूब। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आप लोगों को। मेरा नाम है प्रणव। आई एम फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 6+ years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर सी एजुकेटर बाय पैशन बाय चॉइस। दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। तो फाउंडेशन लेवल पर मैं आपको पढ़ाता हूं मैथ सैलरी स्टैट्स, और फिर जब हम इंटरमीडिएट में जाएंगे तो वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये है हमारा कंप्लीट शेड्यूल ऑफ सेट रिलेशन फंक्शन। सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 के लिए है। स्टार्ट डेट है 30th जून और क्लास की टाइमिंग है 8 to 9 PM। यूट्यूब पर 100% फ्री है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल का कवरेज होगा और इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी करवाऊंगा जो मुझे लगता है अदर देन स्टडी मटेरियल। कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस भी हम लेते हैं। तो 30 जून से लेकर 9 जुलाई तक का आप पूरा शेड्यूल देख सकते हो। पहले 5 दिन हमको लगेंगे सेट्स का बेसिक्स और वर्ड प्रॉब्लम जो वेन डायग्राम एटसेट्रा होता है उसको पढ़ने में। फिर बाकी के 2 दिन लगेंगे रिलेशंस को पढ़ने में और आखिरी के 3 दिन हमको लगेंगे फंक्शंस को पढ़ने में। इस तरीके से 5, 2, 7 और 3, 10 लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट पूरा डिटेल में। ठीक है भाई? तो बस आप रोज रात को 8 बजे इस चैनल पर ट्यून इन कर लो, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी की स्पेशल क्लास, मतलब अनअकैडमी के ऐप पर भी हम फ्री क्लासेस लेते हैं। जैसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर मैंने वहां भी पढ़ाया था। तो उस तरीके से अगर आप कभी भी स्पेशल क्लासेस देखना चाहो तो अनअकैडमी के ऐप पे, वेबसाइट पर जाओ और फ्री में जो क्लास देखनी है उसको क्लिक करोगे तो आपको अनलॉक कोड पूछेगा। तो आपको ये कोड डालना है, यू कैन एक्सपीरियंस अवर प्लेटफॉर्म, इट इज वे बेटर देन यूट्यूब। बहुत मजा आएगा आपको वहां पर भी। सो bit.ly/mathswithpranav, इसमें अगर आप जाते हो तो इसकी मदद से आप लोगों को प्लेलिस्ट का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे कि मैंने अभी तक रेशियो प्रोपोर्शन करवा दिया, टाइम वैल्यू करवा दिया, रिसेंटली हमने ब्लड रिलेशंस कंप्लीट किया है कल, और उसके बाद सेट रिलेशन का प्लेलिस्ट भी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, जिसकी मदद से आप लोग सारे के सारे लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हो। जो हमारे मंजिल 1.0 2.0 बैच है प्लस की, उसको एक्सेस करने के लिए डायरेक्टली आप इस लिंक का यूज कर सकते हो। द बाहुबली सीए टीम फाउंडेशन और इंटरमीडिएट लेवल पर, इससे बढ़िया टीम आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी। क्योंकि रेगुलर बैच के डे 1 से लेके एग्जाम के दिन तक अगर कोई फुल ऑन सपोर्ट देता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ बाहुबली टीम है। तो यू आर इन द सेफेस्ट हैंड। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करते रहो। आपको जो डायरेक्शन मिल रहा है, आपको जो गाइडेंस मिल रही है, वो इंडिया में एकदम बेस्ट है। ठीक है जी? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे एकदम शुरू से डिटेल में नए नए फाउंडेशन में आए हैं और पूरा का पूरा दिसंबर 23 के लिए क्लासेस करना चाहते हैं, तो भाई साहब मंजिल 2.0 बैच चालू होने वाली बहुत जल्दी, 12 जुलाई को ये बैच आ जाएगी। तो जल्दी से जल्दी इस बैच को एनरोल करो। एनरोल करने के लिए आपको अनअकैडमी सीए फाउंडेशन का प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना है यूजिंग माय कोड CAPRANAV। तो भाई ये हमारा पास रिजल्ट था, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया था, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स। सब्जेक्ट टॉपर भी बहुत बढ़िया, 300 से प्लस 128 से ज्यादा लोग आए थे। इंडिया का जो मैथ्स का टॉपर था वो भी हमारी क्लास का था, रचित। तो इससे बढ़िया परफॉर्मेंस जो है आपको कहीं और इंडिया में नहीं मिलनी है। तो आप भी इसका पार्ट बनिए भाई। आई रियली वेलकम यू ऑल टू अवर बैच। तो चलिए भाई आज का सेशन शुरू करते हैं। सेट रिलेशन फंक्शंस की करते हैं शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूं तैयार, उम्मीद करता हूं आप भी तैयार। इन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 लेट्स बिगिन। सेट्स टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7, बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है और काफी रियल लाइफ यूज भी है इसका। हम लोग जो नाइट में प्रोबेबिलिटी सीरीज चालू कर रहे हैं वहां पर भी इसका थोड़ा बहुत यूज होगा। हालांकि वहां पर मैं इंडिपेंडेंटली पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को थोड़ा सा, जितना वहां इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल लेवल पर देखा जाए तो सेट एक बेसिक चैप्टर की तरह है। जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉग एक चैप्टर है जिसका कहीं भी यूज होता रहता है भाई। रेशियोज का, पावर्स का, लॉग का तो किसी भी चैप्टर में यूज हो जाता है। उसी तरह सेट्स ऐसी चीज है सर जो प्रोबेबिलिटी में, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सर यूज हो जाता है। ठीक है? और बहुत सारी चीज आप ऑलरेडी जानते भी हो। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक इसमें रहेगा सर वो है बेसिक्स को समझना। ठीक है? तो आज का जैसा आपने टाइटल भी देखा होगा कि आज हम लोग सर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स समझने वाले हैं आराम से। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले सर मीनिंग ऑफ द सेट। व्हाट इज द सेट? ये सेट वर्ड जो है यार आप अपनी रियल लाइफ में कई बार यूज किए होगे यार, पहली बार थोड़ी सुन रहे हो आप मार्केट में जाते हो आप शॉप में जाते हो किराना वाली, और आप लेट से सोप लेते हो, सोप।
दो तरीके से ऑप्शंस होते हैं वहां पर आपके पास। एक तो आपको सिंगल सोप अगर खरीदना हो कोई, और एक तो सेट होता है, सेट, तीन का बंडल बोलते हैं, सेट बोलते हैं ना। तो कहीं ना कहीं सर जब भी हम ये सेट वर्ड का यूज करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ग्रुप, कलेक्शन, बंडल ऐसे शब्दों का कुछ हमें मेमोराइज होता है रियल लाइफ में। कौन कौन से वर्ड बोल रहा हूं मैं? इट इज अ ग्रुप ऑफ समथिंग, तो ग्रुप वर्ड भी बोल सकता हूं, या इट इज लाइक अ कलेक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज को इकट्ठा किया आपने। या तो फिर मेरे माइंड में आता है ग्रुप, कलेक्शन, या क्या बोल दूं भाई मैं, यही बस दो ही वर्ड तो है, ग्रुप्स, कलेक्शंस एटसेट्रा। तो सेट एक्चुअली ऐसा ही है, जो रियल लाइफ का सेट होता है ना, मैथमेटिक्स के अंदर जो सेट है वो भी इसी से मिलता जुलता है बिल्कुल। इट्स नॉट टोटली डिफरेंट, बट थोड़ी सी कुछ बातें यहां पर ध्यान से हमको समझनी पड़ेंगी। जनरली हम जो फोकस करेंगे तो वो नंबर्स पर करेंगे, क्योंकि हम मैथ्स के अंदर पढ़ रहे हैं। हालांकि हम लोग यहां पर सब कुछ पढ़ सकते हैं, बट थोड़ा सा नंबर्स पर करेंगे। तो मैं थोड़े दो तीन आपको एग्जांपल्स देता हूं, उससे आपको समझाता हूं एग्जैक्ट डिटेल्ड डेफिनेशन, और फिर लेकर चलूंगा डेफिनेशन में, ठीक है। तो ये लीजिए भाई, इसको खाली किया हमने। एक सेट है सर, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि ये 5 प्राइम नंबर का एक ग्रुप है, तो उसमें कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे? चलिए एक बार जल्दी से लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए। रोहन आर्य जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, स्पैमिंग मत कीजिए भाई। सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, बताइए क्या क्या आएगा इसके अंदर। देखते हैं भाई किसकी मैथ्स अच्छी है, किसको पता है कि पहले 5 नंबर कौन कौन से प्राइम नंबर। 1 3 5 7 11 गलत, 2 5 7 11 13 गलत, 2 3 5 7 11 सही, प्रथमेश सही, पुलकित सही। चलो, तो कई बच्चों को तो यार अच्छे से पता भी नहीं प्राइम नंबर क्या होता है, तो कोई बात नहीं। तो बेटा पहला प्राइम नंबर होता है 2, दूसरा 3, 5, 7 एंड 11, ये पहले 5 प्राइम नंबर। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 अब स्पेशल होता है। 1 ना तो प्राइम में काउंट होता है, ना ही कंपोजिट में काउंट होता है। ये बात मैंने बेसिक्स ऑफ मैथ्स में आपको पढ़ाई थी, फाउंडेशन में भी, और वैसे ही बचपन की बात है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। पर अभी फोकस ये नहीं है प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभी फोकस ये है कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर हैं कौन से, ये मैं आपसे सवाल कर रहा था। चलो एक और सवाल करता हूं, ये तो था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, प्लीज टेल मी या मेक अ सेट ऑफ एनी 5 प्राइम नंबर्स। कोई भी आपके मन की मर्जी, आपके जो फेवरेट हो, चलो योर एनी फेवरेट 5 प्राइम नंबर लिख दो बस। कोई भी 5 फेवरेट प्राइम नंबर लिख दीजिए आपके। इसमें मैंने लिखा था फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, और यहां पर मैं बोल रहा हूं एनी 5, दोनों में फर्क है भाई। तो जैसे देखो निक्की ने लिख दिया 11 17 19 23 2, है ना, किसी ने लिख दिया 2 3 5 13 17। मन मर्जी के मालिक चल रहे हैं यहां पर हम लोग, है ना, मन मर्जी के मालिक हो भाई आप। यहां पर आपको जो लिखना लिख सकते हो। मैं मेरा फेवरेट लिख देता हूं, मैं मेरे फेवरेट लिख देता हूं, जैसे 2 5 13 29 31। लो, ये मैंने मेरे 5 फेवरेट लिख दिए। अब ये दो एग्जाम्पल को कंपेयर करके कुछ अच्छे से बात समझनी है। दोनों का सवाल पढ़कर तो ऐसा ही लगता है कि दोनों सेट हैं, लेकिन बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, मैथमेटिक्स के इस फील्ड में जो हम सेट पढ़ने जा रहे हैं, इस सेट का मतलब यह होता है एक ऐसा सेट जिसमें जो आपके ऑब्जेक्ट्स आने वाले हैं, जिनका भी कलेक्शन आप लेने वाले हो, वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। आज तुम दुनिया में किसी से भी पूछोगे कि पहले 5 प्राइम नंबर क्या है ना, तो वो यही बताएंगे, बिकॉज इट इज अ फैक्ट, इट इज नॉट अ सब्जेक्टिव थिंग जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाए। ध्यान से सुनना, कोई भी ऐसा सेट बनाना जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एकदम डिफाइंड है कि बस यही होंगे, इसके सिवा कोई और नहीं हो सकते।
तो इस तरीके के कलेक्शन को हम बोलते हैं सर वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? वेल डिफाइंड। लेकिन जो ये वाला मैंने कलेक्शन आपको दिखाया है सर, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि इसमें आप तो मन मर्जी के मालिक हो। किसी से पूछोगे तो कुछ बोलेगा, किसी से पूछोगे तो कुछ बोलेगा। दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एग्जाम्पल्स। ठीक है, और अब आती है सर असली बात, अब आती है इंपॉर्टेंट बात, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है सर कि जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होता है सिर्फ उसे ही हम सेट बोल सकते हैं। ओनली दे आर एलिजिबल टू बी कॉल्ड एज सेट। और जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब वो कुछ भी आ सकते हैं, रैंडम आ सकते हैं, देन इट इज नॉट अ सेट। मतलब सेट की डेफिनेशन के हिसाब से ये क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा, और मैथ्स में जो हम सेट पढ़ने वाले हैं उसमें ये इंक्लूड नहीं होता। तो ये बड़ी मैंने डेप्थ में आपको बात बताई है, इस चीज को इग्नोर भी किया जा सकता था, ऐसे ही मैं बता देता कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो भी चल जाता, लेकिन ये वेल डिफाइंड वर्ड का क्या औचित्य है ये आपको यहां पर समझ में आ रहा है। कितने लोगों को थोड़ी बात क्लियर हुई है? मैं और एग्जांपल्स लूंगा, बट इतना देखकर कितनों को क्लियर हुआ है भाई, जल्दी बताओ एक बार। तो इट इज नॉट अबाउट नंबर बेटा निक्की, इट इज नॉट अबाउट नंबर, इट इज अबाउट कि कोई भी ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसमें आने वाले ऑब्जेक्ट डिसाइडेड हैं, जो पर्सन टू पर्सन सब्जेक्टिव नहीं है, उसे हम सेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए, गुड, वेरी गुड, शानदार, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ता हूं, और एग्जाम्पल लूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। और भी एग्जाम्पल लेता हूं, आपको आराम से समझ में आएगा जी। ये लो, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। तो इसमें मुझे आपसे दो चीजें पूछनी है। एक तो बताइए कि वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, और फिर ये बताइए कि क्या कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स एक सेट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। चलो, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स क्या ये सेट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? तो निहारिका ने बता दिया है सर, AEIOU। निक्की बोल रही AEIOU, सबको पता भाई, ये तो सबको बनता ही है ना, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये तो जिसको ना बने गजब बेइज्जती है यार, बिल्कुल बनता ही है सर। AEIOU। अब एक बार ये सोचो कि ये जो कलेक्शन है, क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है? मतलब आज अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं वॉवेल्स AEIOU है, एक छोटे बच्चे से पूछूंगा तो वो भी यही बोलेगा, एक साइंटिस्ट से पूछूंगा तो उसके हिसाब से भी वही है। भाई इंग्लिश अल्फाबेट में आने वाले जो वॉवेल्स हैं वो तो डिफाइंड है ना, फिक्स है ना, वो तो यही 5 रहेंगे। तो यस, इट इज अ सेट। सिंस ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स आर वेल डिफाइंड, क्योंकि ये वेल डिफाइंड हैं, सिंस द ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स आर वेल डिफाइंड, above is a set। चलो, एक और सवाल। Your 3 फेवरेट कलर्स। चलो जल्दी बताओ मुझे लाइव चैट में, आपके 3 फेवरेट कलर्स कौन से हैं? आपके 3 फेवरेट कलर, आपके खुद के 3 फेवरेट कलर बताओ लाइव चैट में, जल्दी से जल्दी। आपके 3 फेवरेट कलर क्या हैं? रेड ब्लू ब्लैक, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू येलो। अरे ये तो चेंज हो रहा है, ये तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। मेरे 3 फेवरेट कलर हैं ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक। तो चेंज हो रहा है। लो भाई, बेबी पिंक, लो भैया, अंजलि लिख रही बेबी पिंक। आहा हा हा हा,
तो आपको समझ में आ गया होगा दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट। मुझे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब जितनी बात मुझे आपको बतानी थी वो क्लियर होगी। चलो फटाफट चलते हैं सर क्विकली, अब डेफिनेशन को देख सकते हैं। अब आपका क्या बैकग्राउंड बन गया है। एक बार जब चीजों का बैकग्राउंड बन जाता है ना, फिर उसका जो डेफिनेशन या उसका लैंग्वेज पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती। चलिए सर फटाफट आगे बढ़ता हूं मैं। तो हियर वी गो। अरे भाई साहब रिमोट टूट जाएगा यार, ऐसा मत करो। चलो, इन अवर मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। तो पहले तो ऑब्जेक्ट वर्ड का मतलब समझो। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, चाहे वो पर्सन हो चाहे ना हो, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सबको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और सेट का डेफिनेशन होता है अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर जो वेल डिफाइंड वर्ड है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। डिस्टिंक्ट वर्ड अभी बता देता हूं। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होने चाहिए आपके ऑब्जेक्ट्स। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बोल दो ए बी ए सी बी, बताइए इस वाले सेट में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। नो, कभी भी किसी भी सेट के अंदर ऑब्जेक्ट को रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता, नो रेलेवेंस। तो सर यहां पर आपके पास डिस्टिंक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट काउंट करने होते हैं आपको, यूनिक। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू यूनिक थे ना, इसलिए 5 ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन, दैट वाज अ सेट। तो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट वर्ड है ना, इसको एक और वर्ड बोला जाता है सर, एलिमेंट ऑफ द सेट। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट ऑफ द सेट। तो ये नए नए वर्ड्स हैं जो आपको इस लैंग्वेज में पता चल रहे हैं मैथ्स के अंदर, तो इसलिए बस मैंने बैकग्राउंड में बता दिया। अब आगे बढ़ता हूं मैं। हाउ टू डिनोट, किसी भी सेट को कैसे डिनोट किया जाता है। हाउ टू डिनोट अ सेट। सर अ सेट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। कोई भी सेट जो होता है ना, इट इज ऑलवेज टू बी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जैसे अगर मैं दिखाऊंगा तो ऐसे बोलूंगा दैट सेट V is a set of vowels। समझ रहे हो आप बात को। जैसे मैं वो प्राइम नंबर वाला आपको एग्जांपल दे रहा था, तो आई शुड राइट लाइक दिस दैट सेट A is a set of first 5 प्राइम नंबर्स। तो कभी भी अगर आप किसी सेट को सिंबलाइज करते हो ना, सिंबलाइज करते हो कि उसे आपको एज अ सिंबल दिखाना है, तो ध्यान रखिए वो सिंबल हमेशा और हमेशा एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। डोंट एवर यूज अ स्मॉल लेटर टू सिग्निफाई टू सिंबलाइज अ सेट, दैट इज अ रूल, सिंपल है ना। कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स बनाने पड़ते हैं जब हम लोग कोई सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, तो कुछ प्रोटोकॉल्स बनाने पड़ते हैं। जैसे एक्स की वहां पर हैबिट होती है, आप इक्वेशंस करते समय एक्स को प्रायोरिटी देते हो, तो वो एक हैबिट सी होगी ना, वैसा यहां पर है कि जनरली सेट को डिनोट करना है तो मैं हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करूंगा। अच्छा, अब बात करता हूं मैं इसके ऑब्जेक्ट्स की। तो कभी अगर मुझे ऑब्जेक्ट्स दिखाना रहा कि एक, अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा सेट्स के, उसमें अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपने वॉवेल्स ही दिखाया था, तो वॉवेल्स भी दिखाओगे तो आप स्मॉल लेटर्स में दिखाते हो। मतलब सेट का नामकरण होता है कैपिटल लेटर से, उसके ऑब्जेक्ट्स का नामकरण होता है स्मॉल लेटर से। अब ये वाली चीज मैं थोड़ी आगे जाकर और अच्छे से बताऊंगा, अभी इतना ठीक है। चलो, अब सर बात आती है कि सेट्स को कैसे कैसे शो करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। सेट्स का प्रेजेंटेशन कैसे कैसे तरीके से होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस भी बेस्ड होते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी सा टॉपिक यार, बहुत इजी सा टॉपिक है। क्या भाई, चलो। सेट्स का प्रेजेंटेशन होता है सर 3 तरीकों से। एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक होता है ब्रेसेस या रोस्टर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर या एल्जेब्रिक फॉर्म। क्या होते हैं ये सब फॉर्म, एक एक करके आपको समझाता हूं मैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव वर्ड को समझो पहले। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या, किसी चीज का डिस्क्रिप्शन देना, किसी को डिस्क्रिप्शन देकर समझाना, दैट इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो अगर मैं मेरे सेट को जब प्रेजेंट कर रहा हूं, उस समय ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहा हूं, ये देखो पैराग्राफ या लैंग्वेज लिख रहा हूं, है ना, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। व्हेन द सेट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ एंड एलिमेंट्स आर नॉट लिस्टेड। ये देखो ना, आपने जो ये एग्जांपल लिया था, इसमें आपने ये थोड़ी लिखा था कि वॉवेल्स के अंदर क्या क्या है, आपने सिर्फ उसको ऐसे डिफाइन कर दिया था इंग्लिश में। उसी चीज को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जैसे ये। अब एग्जांपल देखो, सेट ए इज अ सेट ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये जो आपने प्रेजेंट किया है ना सेट को, ये डिस्क्राइब किया है कि वो सेट क्या है।
अब सेट बी देखो, द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 10 बोथ इंक्लूसिव, 2 से लेकर 10 तक के सारे इवन नंबर्स 2 और 10 को मिलाकर, दैट इज सेट बी। ये भी आपने डिस्क्राइब किया, आपने नंबर नहीं लिखा। सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स, ये भी आपने, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मतलब ऐसा फॉर्म जिसमें आप लैंग्वेज लिख रहे हो रादर देन डायरेक्ट राइटिंग द नंबर और द ऑब्जेक्ट और द मेंबर। अब देखो, वही 3 एग्जाम्पल को मैं अब रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा। रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब होता है लिस्ट फॉर्म में लिख देना। चलिए करते हैं कैसे। सेट ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ए, ई, आई, ओ, यू, और यहां लिख दिया ए, क्योंकि आप कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करते हो ना। तो सेट ए इज अ सेट कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स। ओ, ये क्या कर दिया सर आपने, ये भी पूरा फॉर्मेट है भाई कि आपको हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग लिखना है, उनके बीच में कॉमा लगाना है, और बाहर और अंदर मतलब दोनों कॉर्नर्स पर आपको करली वाले ब्रैकेट लगाना। ध्यान से सुनिएगा, करली वाले ब्रैकेट। तो वेन एवर वी डिनोट अ सेट वी ऑलवेज हैव टू यूज द करली ब्रैकेट। अगला देखो, ये सेट बी, इसमें क्या आएगा सर, 2 से लेकर 10 तक के सारे इवन नंबर। तो ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, चलिए अब तीसरे में आता हूं, सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। तो यहां लिख दूंगा P इज इक्वल्स टू 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। तो पहले 2 फॉर्मेट तो आपको समझ में आ गए कि अगर मैं सेट को ऐसे डिस्क्राइब कर देता हूं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अगर लिस्ट के फॉर्म में लिख देता हूं रोस्टर फॉर्म। लेकिन प्लीज इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए कि रोस्टर फॉर्म के भी कुछ रूल्स हैं। आपको कॉमा यूज करना है और करली ब्रैकेट यूज करना है। तो अब देखो यहां पर लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म या फिर ब्रेसिस फॉर्म। ब्रेसिस क्या होता है सर, ब्रेसिस का मतलब ही होता है करली ब्रैकेट्स। तो व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड, जब आप सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट करते हो और उन्हें क्लोज करते हो विद द करली ब्रैकेट, जिन्हें कि हम ब्रेसेस बोलते हैं, तो उसी को कहा जाता है ब्रेसेस या रोस्टर फॉर्म। क्या आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट ऑफ सेट मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट को दिखाना और रोस्टर फॉर्म में सेट को दिखाना, ये दोनों बातें आपस में क्लियर हो गई या नहीं? जल्दी बताइए दिमाग की बत्ती जलाकर। ओके, गुड आफ्टरनून सारे बच्चे। हाँ सर, समझ में आ गया है। तो आप दूसरे चैप्टर कर लीजिए बेटा हिमांशी, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप दूसरे चैप्टर कर लीजिए। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। चलो सर, अब एक तीसरा फॉर्मेट आता है, यहां पर बच्चों को परेशानी आ सकती है थोड़ी सी। अब इसको समझते हैं। तीसरा फॉर्मेट कैसे वर्क करता है, मैं उसके लिए पहले एग्जांपल लेता हूं एक आपके पास। तीसरे फॉर्मेट के लिए मैं आपके पास एग्जांपल लेता हूं, ये लीजिए। मैंने एक सेट डिफाइन किया है, वही वाला हमारा जो इवन नंबर वाला था ना। तो लेट से मैंने बोला सेट बी इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10। ठीक है, 2 से लेकर 10 तक के सारे इवन नंबर्स, ये हमने एग्जांपल लिया हुआ था। इसी चीज को जब हम रोस्टर फॉर्म में दिखा रहे थे तो हम ऐसे दिखा रहे थे, 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब एक अजीब वाले फॉर्म में दिखाएंगे, थोड़े से मैथमेटिकल एल्जेब्रिक फॉर्म में। उसमें हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे बी एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट जो है वो होगा x के बराबर। अच्छा, सच दैट, उसके बाद ऐसे 2 डॉट लगाओगे आप, हाइफन बोलते हैं जिसको, हाइफन लगाओगे। आप बोलोगे कि सेट बी के एलिमेंट x के बराबर हैं, सच दैट, हाइफन का मतलब सच दैट x की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ m के बराबर है। ठीक है, ओके। और फिर मैंने लिख दिया m इज अ नेचुरल नंबर अप टू 5, नेचुरल नंबर अप टू 5। अब ध्यान से समझना पड़ेगा आपको इस एग्जाम्पल को।
सेट बी एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट है एक्स। ठीक है सर, एलिमेंट्स को जनरली स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है तो मैंने स्मॉल एक्स लिखा हुआ है। सच दैट एक्स की वैल्यू 2m के बराबर है। अब ये 2m क्या है यार? 2m के अंदर m एक नेचुरल नंबर है अप टू 5। तो अब सारे बच्चे मुझे बताइए कि अप टू 5 कौन कौन से नेचुरल नंबर आते हैं सर? सर अप टू 5 मेरे नेचुरल नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 और मेरी x की वैल्यू m का डबल है तो 2 4 6 8 10। तो वही चीज को बहुत घुमा फिरा के बोला है अलजेब्रिक फॉर्म में। और क्या है भाई? वही सेम चीज को बहुत घुमा फिरा के बोला है अलजेब्रिक फॉर्म में। दैट्स इट, इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक फॉर्म। तो जब आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वे में, इक्वेशन फॉर्मेट में, प्रॉपर्टी फॉर्मेट में किसी सेट को डिफाइन करते हो तो उस सेट को कहा जाता है सर, उस प्रेजेंटेशन को कहा जाता है सेट बिल्डर या अलजेब्रिक फॉर्म। दैट्स इट। नहीं बेटा रूपल, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है बेटा, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास तो नहीं वैक्सीनेशन को लेके। अभी तो एग्जाम फॉर्म आएंगे तब सारे डिटेल्स आपको पता चलेगा, अभी तो सिर्फ टाइम टेबल आया है। और वैसे ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी यार, वैसे ऐसी कोई कंडीशन अभी तक तो नहीं आई है। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने आपको ये बताया सर कि सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10 ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया। सेट वही है, ये रोस्टर फॉर्म हो गया जिसमें आप लिस्ट फॉर्म में दिखाते हो, और जब उसी चीज को इक्वेशन फॉर्म में दिखाते हो तो इसे कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए सर, हियर वी गो, यहां पर आपको दिख जाएगा सेट बिल्डर या अलजेब्रिक फॉर्म। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर नंबर्स। अच्छा, ऐसे चीजों को, ऐसा फॉर्मेट जो है, क्या आप वॉवेल्स में दिखा सकते हो? क्या वॉवेल्स को प्रेजेंट करने के लिए कोई इक्वेशन लिख सकता हूं मैं कि माई सेट इज एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू? पता नहीं सर। मतलब ये जो बात कर रहा हूं मैं, ये वाले फॉर्मेट की, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं। तो वो वाला एग्जाम्पल तो हटा दो, अब जो तुम वॉवेल्स वाला एग्जाम्पल लिए थे वो यहां पर एप्लीकेबल होगा ही नहीं। ठीक है, सेट बिल्डर के और एग्जाम्पल लेंगे, टेंशन मत लीजिए बेटा, और एग्जाम्पल लेंगे। Set can also be presented using algebraic statements, which can be understood by the example below. The method of writing the set is called as property method. अब ध्यान से देखिए, x such that x is equals to 2m, where m is a positive integer less than 6. वही सेम चीज को एक और तरीके से लिखा हुआ है। जो एग्जाम्पल मैंने लिया ना, ये वही एग्जाम्पल है, ये वाला, यही वाला एग्जाम्पल, लेकिन देखो लिखने का तरीका फिर बदल दिया मैंने बोला x 2m के बराबर है, जहां पर m एक पॉजिटिव इंटीजर है। अरे पॉजिटिव इंटीजर ही तो नेचुरल नंबर होता है। और अप टू 5 लिखने की जगह लेस देन 6 लिख दिया। भाई अप टू 5 लिखो तो भी 1 2 3 4 5 आता है, लेस देन 6 बोलो तो भी 1 2 3 4 5 आता है। ये आ गया, समझ रहे हो आप? ठीक है, चलो फाइन। नाउ फॉर्मेट वी राइट x सच दैट x satisfies प्रॉपर्टी। तो आपको फॉर्मेट बताया गया है, द सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट x satisfies सर्टेन प्रॉपर्टी। तो यहां पर भी वही किया सर, सेट ऑफ ऑल दोज एक्सेस हु satisfy this property, set of all those values of x who satisfy this property, that is called a set builder form। खत्म। चलो अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये लीजिए, आपको करना है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अच्छा, ये वाला जो सिंबल लगा हुआ है ये सच दैट का ही सिंबल है। मतलब सच दैट को ऐसा भी लिखा जा सकता है, हाइफन करके भी, और ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिंगल वर्टिकल लाइन। इस क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से एक बार कोशिश कीजिए समझने की। क्वेश्चन को पढ़िए, ये सेट बिल्डर फॉर्म का ही क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रोस्टर फॉर्म सही है क्वेश्चन 5 में। चलिए एग्जाम्पल को करोगे समझ में आ जाएगा आपको बेटा, थोड़ा ध्यान से देख लो पहले एग्जाम्पल। द सेट x सच दैट x की वैल्यू इज more than 0 and less than 5, where x may take a integral value, where x is a integer। integral value मतलब x is an integer। बस अब आप मुझे बता दो कि 0 से लेकर 5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं। 0 से लेकर 5 के बीच में इंटीजर्स आते हैं 1 2 3 4, दैट्स इट। सर आपने 0 और 5 को क्यों नहीं लिया?
क्योंकि यहां लेस देन और लेस देन का साइन लगा हुआ है, लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है। बन तो गया तुमको? ठीक है, ऑप्शन बी। तो इस तरीके के सवाल कभी आ सकते हैं कि आपके पास एमसीक्यू में सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ हो और आपको रोस्टर फॉर्म में उसे लिखना हो। तो सिंपल है यार, पढ़ के समझना है कि क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं। तो एक बार रिपीट कर देता हूं, सेट एक्स इस सेट के अंदर एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू 0 से 5 के बीच में है और एक्स एक इंटीजर है। इंटीजर कैसे पता चला? यहां से पता चला। ठीक है, तो बताइए 0 से 5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं? 1 2 3 4 5। सर 0 और 5 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ था। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ गई। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? जल्दी से दिमाग की बत्ती जलाइए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए, चलो करो। अब आपको ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म दिया है और इन तीनों ऑप्शंस को चेक करके बताना है कि कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म सही है। रोस्टर फॉर्म आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म सही है चेक करके बताना है। बताइए। तो विद्या ने आंसर दे दिया, प्रणव ने, दिशा ने, चेतन, दीना बंधु। चलो बहुत बढ़िया, चलो चेक कर लेते हैं क्या है सही। द सेट 0 2 4 6 8 10। सर ध्यान से देखूं तो मुझे यहां पर 0 2 4 6 8 10 मतलब इवन नंबर्स नजर आ रहे हैं और 0 इंक्लूड है और 10 भी इंक्लूड है। अब मैं सेट बिल्डर फॉर्म्स को देखता हूं। सबसे पहला वाला सेट बिल्डर फॉर्म 2x सच दैट 0 से लेकर 5 तक की वैल्यू है x की। सर अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं ना तो इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे 1 2 जा 2 4 6 और 8 बस। आपको पता है क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। वही अगर ऑप्शन बी के पास चलता हूं मैं तो ऑप्शन बी दिया हुआ है x सच दैट 0 से लेकर 5 तक। इसमें तो सर कुछ भी नहीं आएगा, इसमें तो 1 2 3 और 4 आएगा। ये भी गलत हो गया, ये भी मैच नहीं कर रहा क्वेश्चन के साथ। अब सी में चलता हूं। सी में दिया हुआ है 2x सच दैट 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इसको अगर हम ओपन करने जाएं सर तो 0 2 जा 0 1 2 जा 2 4 6 8 और क्योंकि यहां पर भी इक्वल का साइन लगा हुआ मतलब 5 भी इसमें इंक्लूड होगा 10। अब ये आपका क्वेश्चन से मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार देख लीजिए और मुझे बताइए क्या अब अच्छे से सभी लोगों को क्लियर हो गया है दैट व्हाट इज रोस्टर फॉर्म एंड व्हाट इज द सेट बिल्डर फॉर्म और कैसे उन दोनों को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। अच्छा लैग आया था क्या? मुझे तो ध्यान भी नहीं था, मैं पढ़ाने में मग्न था। मस्त मगन लहराए, हमें तो पता भी नहीं था भाई लैग आया। जो हाइफन का साइन है ना वो बताता है, प्रॉपर्टी बताता है उसकी कि भैया मेरे सेट के एलिमेंट्स 2x के बराबर हैं, पर वो 2x में से x कहां से आया? सच दैट। तो वो जो दो हाइफन है ना उसका इंग्लिश मतलब है सच दैट। तो मेरा सेट 2x के बराबर है सच दैट कि वो x की वैल्यू किसके बराबर है ना? जस्ट सेंटेंस मेकिंग के लिए। अच्छा कोई लैग नहीं था ना, वही तो मैं बोलूं यार लैग कहां से आ गया, वहां तो 0% लैग आ रहा है। तो फिर से ध्यान से समझिए, इस सेट में सर हमारे ये कौन सा फॉर्मेट लिखा था बताओ? सर ये रोस्टर फॉर्मेट था, ये रोस्टर फॉर्म था क्वेश्चन। हमको तीनों ऑप्शंस जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है उनको अच्छे से एनालाइज करके चेक करना था कि कौन सा सेट हमारे मैच कर रहा है। जब मैंने पहला वाला ऑप्शन लिया तो यहां पर 0 और 5 के बीच की वैल्यू है x की, तो 1 2 3 4 वैल्यू है, मतलब x यहां पर है 1 2 3 4, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 2 4 6 8 विच इज नॉट मैचिंग विथ माई क्वेश्चन। फिर b में गया मैं, तो b में तो ऑलरेडी x दिया हुआ है और बोल रहा है x की वैल्यू 0 से 5 के बीच में, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये तो अलग अलग है। फिर मैं गया c में, c है सर हमारा 0 से लेकर 5 तक, दोनों इंक्लूसिव है,
तो 0 2 4 6 8 10 इंक्लूसिव 2x। ओके, 2x था ना, तो अगर x की वैल्यू आपकी 0 1 2 3 4 और 5 होती है, इसमें डबल डबल करते जाओगे तो ये आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब आ गया समझ में? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सर। ये बढ़िया क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपको ट्राई करने देता हूं मैं, उसके बाद मैं करवाऊंगा। चलो करो, ट्राई करो बेटा, ये वाला आप ट्राई करो। ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ फर्स्ट। 1 माइनस 1 का पावर x फॉर ऑल द इंटीग्रल x इज द सेट। ये भी एक तरह का सेट बिल्डर फॉर्म ही है, लेकिन थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, सच दैट वाले फॉर्मेट में ना देकर थोड़े अलग फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली दीना बंधु बोल रहे हैं सी, रूपल बोल रहे हैं सी। चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मेनी पीपल आर सेइंग सी। चलो अब मैं बताता हूं। तू यहां क्यों चला गया भाई? सर हमारा सेट दिया हुआ 1 माइनस 1 की पावर x। वन माइनस 1 का होल पावर x लाइक दिस फॉर ऑल इंटीग्रल x इज द सेट। अब देखो, फॉर ऑल इंटीग्रल x मतलब x इज अ इंटीजर। अब मैं चेक करता हूं सर, x की डिफरेंट वैल्यूज लेकर चेक करता हूं कि अगर ये x की जगह मैं इंटीजर्स रखता हूं 0 1 2 3 4 या -1 -2 -3 4, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है सर, चेक करो। सबसे पहले मैं लेता हूं x की वैल्यू 0, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या कहला जाएगी। 1 माइनस 1 की पावर x की वैल्यू क्या कहला जाएगी सर? वो कहला जाएगी 1 माइनस 1 की पावर 0 विच मीन्स 1 माइनस 1 विच मीन्स 0। ठीक है, वही अगर आप x की जगह ले लेते हो 1, तो यहां ऊपर आ जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल पावर 1 विच इज 1 माइनस 1 विच इज +2। अगर यहां पर आप ले लेते हो 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर होता है +1, 1 माइनस 1 फिर 0। चलो एक आध नेगेटिव इंटीजर ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं -1, तो 1 माइनस 1 की पावर -1 वो क्या होता है सर? वो होता है 1 माइनस 1 अपॉन -1। वो क्या होता है सर? 1 अपॉन -1 भी -1 ही होगा, 1 + 1 2। मतलब आप देखो, आप कोई भी वैल्यू चाहे चेंज कर रहे हो ना x की, दो ही आंसर आ रहे हैं सर, दो ही आंसर आ रहे हैं, या तो 0 आ रहा है या तो 2 आ रहा है, या तो 0 आ रहा है या तो 2 आ रहा है। अरे कोई भी इंटीजर लेके देख लो भाई, 0 और 2 के सिवा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट इफ यू पुट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x की जगह इंटीजर्स को सब्स्टिट्यूट करो, यू विल ओनली गेट 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2। क्या बात समझ में आ रही भाई? तो इस वजह से सर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो हर चीज को बहुत ज्यादा से रूल बेस्ड मत करो, क्वेश्चन से समझ के अपने आप भावनाएं समझ में आती है क्वेश्चन देखकर कि भैया ये है हमारे सेट का एलिमेंट, लेकिन घुमा के दिया हुआ है और बोल रहा है कि x की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। इसमें इंटीजर डाल के देख लिए, 0 डाल के देख लिया, 1 डाल के देख लिया, 2 डाल के देख लिया, -1 डाल के देख लिया, 0 2 0 2 0 2 के सिवा कुछ जा ही नहीं रहा। और बहुत लॉजिकल सी बात भी यार, आप खुद सोचो, ये -1 है, उसमें कितना भी पावर करते जाओगे, इवन पावर करोगे तो वो +1 बन जाएगा, ऑड पावर कर दोगे तो -1 बन जाएगा, इवन पावर कर दोगे तो फिर -1 बन जाएगा, ऑड पावर कर दोगे तो फिर +1 बन जाएगा। कहने का मतलब ये है सर कि साइक्लिक चल रही है इसकी वैल्यू, -1 + 1 -1 + 1। अब ये -1 + 1 होता जाएगा, तो एक बार 0 एक बार 2 एक बार 0 एक बार 2 एक बार 0 एक बार, ध्यान से खुद तो देखो, आप खुद समझ जाओगे भाई।
मैं क्या बोलना चाहता हूं यहां पर। ठीक है, चलिए बढ़िया, गुड। ये वाला क्वेश्चन करिए, ये मजेदार सवाल है भाई, ये भी बढ़िया सवाल है। करो करो करो, बढ़िया से करो इसको, डू दिस क्वेश्चन। इफ ई इज अ सेट जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, तो बताइए सबसेट ऑफ ई सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन। वैसे सबसेट मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं, बट चलो अब ले लिया है तो बता दो यार। आपको एक ऐसा सेट बताना है जो इस वाले रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करे। तो बहुत सिंपल है यार, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा आपको। क्या बोल रहे बच्चे बी? देखो बहुत सिंपल है, कैसे सर 5 + x इज मोर देन 10, मतलब आपको एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें x की वैल्यू जो है वो मोर देन 5 हो जाए, x की वैल्यू इज मोर देन 5 हो जाए। अब मोर देन 5 कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है x की? सर मोर देन 5 होती है 6 7 8 9, और 9 के आगे तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरा ओवरऑल सेट 9 तक है, 6 7 8 9, ऑप्शन बी। तो आपको इस वाले सेट में से एक ऐसा सेट निकाल के ढूंढना है जिसमें x की वैल्यू 5 से बड़ी हो, तो 6 7 8 9, खत्म, ऑप्शन बी डन है। चिल्टू है ना भाई, बहुत ज्यादा चिल्टू है सर, बहुत ज्यादा चिल्टू है, ठीक है। अब अगला पॉइंट इसके अंदर आता है सर हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ये भी बहुत सिंपल सा पॉइंट है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, वेरी इजी पॉइंट, बहुत 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 इजी पॉइंट। क्या है सर फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, बताइए थोड़ा। देखो आज मैं तुमको बोलता हूं एक सेट विच इज लेट्स से सेट बी इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। तो क्या आएगा बी के अंदर? रोस्टर फॉर्म में लिखिए इसको। सर रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा 1 2 3 4 5 और 6। अब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट सेट है, गिन सकता हूं मैं कितने एलिमेंट है। अब मैं एक नया सेट डिफाइन करता हूं, सेट सी, विच इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सर कितने? बस कुछ नहीं बताया, नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर होते हो लिख दो। बताओ क्या अब तुम पूरी लिस्ट लिख सकते हो इसकी? बताओ क्या तुम उसकी पूरी लिस्ट लिख सकते हो? कितने नेचुरल नंबर है बताओ, कोई काउंट करके बताओ मुझे, कल तक बता देना काउंट करके ना। इनफाइनाइट सर, बस यही इनफाइनाइट सेट हो गया। तो सर क्या हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते क्या? लिख तो सकते हैं, लेकिन तरीका है लिखने का, मैं बताता हूं कैसे। 1 2 3 4 डैश 1 2 3 डॉट लगाए, खत्म कर दिए। कोई भी इनफाइनाइट सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में शो करना है ना, आखिरी में 3 पॉइंट्स लगा दो, 3 डॉट्स लगा दो, इससे ये शो हो जाता है कि हाँ ये इनफाइनाइट सेट है। 4 के बाद खत्म नहीं हुआ है, आगे बढ़ता जाएगा, इसी क्रम में आगे बढ़ता जाना, इसी क्रम में ये आगे बढ़ता जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, चलिए दैट इज इनफाइनाइट सेट हो गया। फाइनाइट इनफाइनाइट में क्या बचा? फाइनाइट सेट, इफ अ सेट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर 10। एक नंबर 10 है, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करोगे तो लिमिटेड ही होंगे, 3 4 जो भी है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है सर? इफ सेट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेयर इट इज इम्पॉसिबल टू लिस्ट ऑल ऑफ देम, जैसे कि n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये देख लो। ठीक है, सिंपल है। चलिए बताइए क्वेश्चन 11 बताइए, ये कौन सा सेट है? क्वेश्चन 11 पढ़ के बताइए, और मुझे बताना है, मुझे पूछना है आप लोगों से कि कौन से टाइप का सेट है, जल्दी से। नहीं एन से डिनोट नहीं कर सकते पूजा, एन से डिनोट नहीं कर सकते, 3 डॉट लगा के खाली छोड़ना है, एन से डिनोट नहीं कर सकते, गलत गलत सोच रहे हो आप। ठीक है सर, सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। अब मुझे बताओ ये कैसा दिखेगा? सर ये दिखेगा लाइक दिस, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब। अरे जब तुम्हारी नेचुरल नंबर की ही लिमिट नहीं है तो उसके क्यूब की लिमिट कहां से आएगी?
जब तुम्हारे नेचुरल नंबर ही इनफाइनाइट होते हैं तो उसका क्यूब भी करते जाओगे तो भी इनफाइनाइट रहेगा ना, वो थोड़ी रुक जाएगा कि क्यूब वाले सेट का लिमिट आ जाएगा क्या कुछ, दैट इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। सिंपल है, कूल, ठीक है। चलो अगला सवाल ये रहा सर आपके सामने, लगाइए थोड़ा सा दिमाग। The set 2 to the power x such that x is any positive rational number. Tell me what about this set? Is this a finite, infinite, null set? What is this? Null मतलब होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अब देखो बोल रहा है सेट है आपका 2 to the power x such that x is a positive rational। तो पहले तो बच्चे जिनका थोड़ा बेसिक्स कमजोर है मैं आपको याद दिला दूं, पॉजिटिव रैशनल का मतलब क्या होता है, कोई भी रियल नंबर जो इररेशनल ना हो, और पॉजिटिव रैशनल बोल दिया मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो रैशनल नंबर मतलब जिसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो, तो ऑल द नेचुरल नंबर्स आर आल्सो रैशनल नंबर, ऑल द इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब सिर्फ ऐसा नंबर जो इररेशनल ना हो, तो 2/3 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर। सो इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल द नंबर्स अदर देन इररेशनल नंबर। अब आप रैंडमली ना ट्राई करके देख लो, मैं यहां पर अगर लिख दूं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3/2, वॉट एवर यार वॉट एवर। मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे पॉजिटिव रैशनल नंबर लिमिटेड नहीं है, इनफाइनाइट है, तो 2 में अगर उनका पावर भी करते जाओगे तो वो वैल्यू भी इनफाइनाइट ही जाएगी ना, वो कहीं रुक थोड़ी जाएगी। दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। How many positive rational numbers are there? Sir, nobody can count. How many positive rational number? Nobody can count. तो 2 की पावर अगर रैशनल नंबर डालते जाऊंगा तो वो नंबर भी बनते जाएंगे। इट विल नेवर बी काउंटेड, इनफाइनाइट, सिंपल है, ठीक है। चलो अब ये बताइए, ये वाला भी आंसर तो वही है बट समझने वाली बात है, यहां पर सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ चुके हो आप ऑलरेडी, तो आपको बनना चाहिए वाला n plus 1 upon 2 where n is a positive integer. Sir, n plus 1 upon 2 where n is a positive integer. आपको पता है ये क्या है? दिस इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर। अब बताओ अगर नेचुरल नंबर की कोई लिमिट नहीं है तो सम ऑफ द नेचुरल नंबर की क्या लिमिट होगी बताओ? कोई लिमिट नहीं होगी। अगर नेचुरल नंबर की कोई लिमिट नहीं है तो सम ऑफ द नेचुरल नंबर की क्या लिमिट होगी? कोई लिमिट नहीं होगी, इनफाइनाइट सेट अगेन, ठीक है। मयूर पवार ऐसे लाइफ में यूज वाली बात नहीं है अभी तो वेन डायग्राम एटसेट्रा पढ़ाऊंगा तो सेट का यूज पता चलेगा, लेकिन अब तुम इसी पॉइंट का समझा दो सर इनफाइनाइट और फाइनाइट का लाइफ में क्या यूज है। ये जस्ट समझने वाली बात है कि बेटा देयर आर लॉट ऑफ सेट्स जहां पर नंबर्स काउंट नहीं होते तो भी हम उन्हें सेट में दिखा सकते हैं, एज अ इनफाइनाइट सेट दिखा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो तुम एग्जैक्टली यूज का बोल रहे हो अभी पूरा प्रॉपरली वेन डायग्राम आएगा उसका यूज करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी में भी सेट कंसेप्ट का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली तुमको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। चलिए तो ये हो गया। अब अगला टॉपिक बिलोंग्स टू से हम लोग कल चालू करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सर यहां तक पढ़ लिया है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा बिलोंग्स टू वाला वहां से हम लोग कल चालू करेंगे। एकदम छोटा छोटा बेसिक्स हमने समझा, क्या क्या समझा एक बार रिवाइज कर लें आज। सेट की डेफिनेशन समझी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज हमने पढ़ी सर प्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। उसके बाद 3 प्रेजेंटेशन, पहला होता है सर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा होता है आपका रोस्टर फॉर्म और तीसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जहां पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दो, रोस्टर फॉर्म जहां आप ब्रेसेस लगाते हो, ब्रेसेस मतलब ब्रैकेट करली वाले, और बीच में एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हो, और तीसरा है सेट बिल्डर जहां प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखते हो आप अपने सेट्स को, x सच दैट x फॉलोज अ प्रॉपर्टी, और फिर बाद में जाके आपने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट आखिरी टॉपिक पढ़ा है और इसके साथ एकदम जीरो वाला बेसिक समझ में आ गया है। कल हम लोग बिलोंग्स पढ़ेंगे, सबसेट पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, यूनिवर्सल कल से पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।